अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम लेक्चरशिप प्रिपरेशन के लिए चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 है सॉल्यूशंस। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो है ये दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस whose composition can be changed within certain limits। अब उन कंपोनेंट्स की, उन सब्सटेंसेस की जिनको हम मिक्स करते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा चेंज आता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन इज़ रिगार्डेड एज अ सिंगुलर फेज हैविंग मोर देन वन कंपोनेंट। सॉल्यूशन जो है हम इसको सिंगल फेज कंसीडर करते हैं। ठीक है, सिंगल फेज क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, एक सेम फेज होती है। सो इस वजह से सॉल्यूशन जो है ये सिंगुलर फेज होती है। नेक्स्ट जो है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके दो कंपोनेंट्स हो। ठीक है, सॉल्यूशन विच कंटेन्स टू कंपोनेंट इज नाउन एज बाइनरी सॉल्यूशन। द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट जो स्मॉलर क्वांटिटी में होगा, ठीक है, जो डिज़ोल्व होगा वो सोल्यूट कहलाता है, और जो लार्जर अमाउंट में हो और जो डिज़ोल्व करने वाला हो वो क्या कहलाएगा? वो सॉल्वेंट कहलाएगा। अच्छा, देखिएगा कि वो सॉल्यूशन के जिसमें गिवन टेम्परेचर पे सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हो चुकी हो। ठीक है, यानी कि मज़ीद उसमें सोल्यूट डिज़ोल्व होने की गुंजाइश ना हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और ऐसा सॉल्यूशन के जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की निस्बत सोल्यूट की अमाउंट लेसर है। ठीक है, यानी अभी उसमें मज़ीद सोल्यूट ऐड हो सकता है, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, इसी तरह अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की निस्बत सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा डिज़ोल्व हो, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्यूशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसमें मज़ीद सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता। अगर हम उसे हीट करेंगे तो क्या होगा? हीट करने से मज़ीद सोल्यूट उसमें ऐड हो जाएगा। अब ये ऐसा सॉल्यूशन बन गया है कि जिसमें जो सोल्यूट की अमाउंट है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट से एक्सीड कर गई। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि सॉल्यूशन विच कंटेन्स मोर सोल्यूट देन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इट कैन डिजॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो फिज़िकल स्टेट है उसकी बेस पे हमारे पास टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है, ज़रा देखिएगा, हमारे पास अगर सोल्यूट जो है सॉलिड हो और सॉल्यूशन भी सॉलिड हो तो हम क्या कहेंगे? सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, तो जितने भी अलॉयज़ होते हैं ये सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल है। ठीक है, दूसरी तरफ सॉलिड इन लिक्विड, तो शुगर सॉल्यूशन या फिर साल्ट इन वाटर, तो ये सब जो हैं ये क्या हैं? सॉलिड इन लिक्विड की एग्जांपल है। सॉलिड इन गैस, हम देखते हैं कि जो स्मोक है, स्मोक उसमें क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल, ठीक है, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं एयर में, या इसी तरह आयोडीन वेपर्स इन एयर, तो ये एग्जांपल है सॉलिड इन गैस की। इसी तरह लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, तो इसमें एग्जांपल है मरकरी इन मेटल अमलगम्स। ठीक है, जो कि अमलगम होते हैं। अब मरकरी क्योंकि लिक्विड है, ठीक है, तो ये मरकरी इन मेटल, तो ये क्या होगा? अमलगम बनेगा, तो ये लिक्विड इन सॉलिड की एग्जांपल है। ठीक है, अमलगम बेसिकली कहते हैं थिक पेस्ट को। इसी तरह लिक्विड इन लिक्विड की एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर, या कोई भी दो लिक्विड हम मिक्स करते हैं तो उससे क्या बनेगा? लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन गैस, ठीक है, लिक्विड इन गैस, तो मॉइस्ट एयर जो है, ठीक है, या जो फॉग है, ठीक है, तो ये किसकी एग्जांपल है? ये है लिक्विड इन गैस की। इसी तरह गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो एडजॉर्ब होती है एट द सरफेस ऑफ प्लाडियम, प्लाटिनम या निकल, ठीक है, ये एग्जांपल है गैस इन सॉलिड की। इसी तरह गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, तो जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उसमें क्या होता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिक्विड में मौजूद होती है, तो ये एग्जांपल होगी। इसी तरह एरिएटेड वाटर जो है, ठीक है, वो भी क्या कहलाता है? या वाटर में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, ये भी किसकी एग्जांपल होगी? गैस इन लिक्विड की। इसी तरह गैस इन गैस, मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर होगा, तो ये एयर जो है इसकी एग्जांपल है।
ठीक है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट की बेस पे हमारे पास ये क्या है, हमारे पास डिफरेंस। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास है यहाँ पे डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट की जितनी अमाउंट डिज़ोल्व होगी वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में अमाउंट ऑफ सोल्यूट जितनी ऐड होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, अब कुछ सब्सटेंसेस जो हैं जब उनको डिज़ोल्व किया जाता है तो उससे क्या होता है, टेस्ट ट्यूब जो है वो हॉट हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये सब्सटेंसेस जो हैं इनकी हीट ऑफ डेसोल्यूशन जो हो क्या होती है, नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, तो एग्जांपल ज़रा देखिएगा, जैसे कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी तरह जो है मेटल कार्बोनेट या सल्फेट वगैरह। अब ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि जब इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, इनकी हीट ऑफ डेसोल्यूशन क्या होगी, वो नेगेटिव होगी, यानी हीट रिलीज़ होगी। तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, जो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, यानी फॉर एक्सोथर्मिक सब्सटेंसेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट ज़रा देखिएगा कि एंडोथर्मिक कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी हीट ऑफ डेसोल्यूशन जो है पॉजिटिव होती है, यानी उनको आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, टेस्ट ट्यूब जो है वो कोल्ड हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट वगैरह। ठीक है, और ग्लूकोज। तो ऐसे सब्सटेंसेस के लिए जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड भी लिखा है तो ये भी स्लाइटली जो है ये इसका जो हीट ऑफ डेसोल्यूशन पॉजिटिव होती है। और सोडियम क्लोराइड जो है, ठीक है, इसकी जो हीट ऑफ डेसोल्यूशन है वो है 3.9 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, अब इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसमें स्लाइटली चेंज आता है। जी नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, अब गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है इसको डिस्क्राइब किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है कि गैस का वॉल्यूम जो सॉल्वेंट के यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व हो एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है इस पर डिफरेंट फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस की सॉल्युबिलिटी, इसका टेम्परेचर के साथ जो है ये इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, ये होती है एक्सोथर्मिक। और पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर एक्सोथर्मिक सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज होगी। सेकेंड है नेचर ऑफ गैस। ठीक है, नेचर ऑफ गैस जरा देखिएगा, वो तमाम गैसेस जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं। और कौन सी गैसेस आसानी से लिक्विफाई होती हैं कि जिनमें क्या होता है, जिनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, जिनमें वॉन्डरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं। तो वो गैसेस जो कि आसानी से लिक्विफाई होती हैं, ठीक है, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे कि यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये मोर सॉल्युबल हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जो पोलर गैसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन पोलर गैसेस। इसी तरह नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स, उनमें गैसेस जो हैं वो इजीली आयोनाइज हो जाती हैं। ठीक है, तो वो गैसेस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो, आयोनाइज हो जाएं, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, वो मोर सॉल्युबल होगी। ठीक है, वाटर में मोर सॉल्युबल होंगी एज कंपेयर टू अदर सॉल्वेंट्स। तो यहाँ पे लाइक डिजॉल्व लाइक का फिनोमेना है। उसके बाद देखिएगा प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस और गैसेस की सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको कहा जाता है हेनरीज लॉ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हेनरीज लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए और तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, और प्रोपोर्शनल को हम खत्म करेंगे तो यहाँ पे आएगा k। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनता है, ठीक है, m ओवर p इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये रेशियो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। अब जरा देखिएगा p क्या है, p है प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। और m क्या है, इट इज अ मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो रिलेशन था कि जो गैस का मास है या गैस की सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये लॉ कहलाता है हेनरीज लॉ। अब यहाँ पे जो k है, ठीक है, k इट इज अ हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट, और ये गैस की नेचर पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। ठीक है, हर गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, हम यहाँ पे प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के दरमियान क्या करें, ग्राफ ड्रा करें तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन, जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, जो गैस है उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगा। तो इस वजह से हमारे पास क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। अब यहाँ जरा देखिएगा कि हेनरीज लॉ जो है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हेनरी लॉ जो है ये कब ओबे होगा। ठीक है, नंबर 1, गैस डज नॉट डिसोसिएट, जब गैस जो है वो डिसोसिएट ना हो। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर इज नॉट टू हाई, प्रेशर जो है बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। और इन सॉल्वेंट गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, गैस जो है वो क्या हो, वो हाईली सॉल्युबल ना हो। और टेम्परेचर इज नॉट टू लो, या फिर टेम्परेचर जो है बहुत ही कम ना हो। और गैस शुड बी इनर्ट, गैस क्या होनी चाहिए, इनर्ट होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है, जरा देखिएगा, द वॉल्यूम ऑफ द डिसॉल्व्ड गैस डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, अब जो गैस डिसॉल्व हुई उसका जो वॉल्यूम है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये कुछ कह लें कि लिमिटेशंस हैं कि हेनरी लॉ जो है कब ओबे होगा। ठीक है, यानी ये जो हमारे पास ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आएगी, ये किन कंडीशंस में आएगी, ये गिवन कंडीशंस है, इनमें आएगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा, ठीक है, कि जो हम देखते हैं कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको डिसॉल्व किया होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स में या सोडा वाटर में क्या किया जाता है, हाई प्रेशर से बोतल को सील किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अच्छा, यहाँ पे एप्लीकेशंस देखिएगा हेनरीज लॉ की। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स आर सील्ड एट हाई प्रेशर टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह सी डाइवर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिक्स करते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, जब वो डेप्थ में जाएं, ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है उनके ब्लड में डिफ्यूज ना करे। ठीक है, इस वजह से क्या किया जाता है, नॉर्मल एयर की बजाय जो है सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिक्स किया जाता है। क्योंकि जैसे जैसे सी डाइवर्स डेप्थ में जाते हैं प्रेशर इंक्रीज होता है। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, फिर जो गैसेस की डिफ्यूजन है, ठीक है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इट में ये हो सकता है कि जो नॉर्मल एयर में नाइट्रोजन मौजूद होती है वो भी ब्लड में डिफ्यूज कर जाए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा देखिएगा कि जब हम एयर को लंग्स में लेके जाते हैं, ठीक है, या एयर हमारे लंग्स में जाती है, तो पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो हाई होता है। ठीक है, और वो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि वहां से, ठीक है, ऑक्सीजन जो है उसका पार्शियल प्रेशर टिश्यूज में कम होता है, लो होता है। तो वहां से क्या होगा, वहां से ऑक्सीजन जो है फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन से रिलीज होगी और सेल्स के नॉर्मल फंक्शन के लिए यूटिलाइज होगी। तो इसमें इसका मतलब जो गैस का पार्शियल प्रेशर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे रेस्पायरेशन जो है प्रोसेस में। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि एयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ब्रीथिंग के दौरान ऑक्सीजन अंदर जाती है
और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो लंग्स में पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, तो ब्रीथिंग के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो ये जो डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, एयर एंड लंग्स में, इस वजह से हमारा नॉर्मल। इसी तरह जो हायर एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे पायलट्स जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे उन्हें नॉर्मल एयर जो है, ठीक है, उसके थ्रू ब्रीदिंग में मसला होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड की तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होता जाता है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, सांस लेने में दुश्वारी होगी। सो ब्रीथिंग बिकम्स टफ एज ऑक्सीजन इज लेस अवेलेबल इन द एयर ड्यू टू लेस प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज डिजॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट, ये पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, या फिर हमसे कहते हैं कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यानी सोल्यूट के वो अमाउंट जो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो, उसे वो अमाउंट क्या कहलाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या था कि अगर सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट्स करें तो उसमें से सोल्यूट के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। 1 मिलियन को रिप्रेजेंट किया जाता है 10 रेज पावर 6 से, 10 रेज पावर 6 से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैस के लिहाज से हम इसे ले सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम के लिहाज से ले सकते हैं। तो अगर मैस के लिहाज से लेंगे तो क्या होगा, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 6। इसी तरह जो पार्ट्स पर बिलियन है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सोल्यूट के बिलियन पार्ट्स में से कितने पार्ट्स हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 9, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन के। इसी तरह नेक्स्ट है मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी। अब इसमें हम सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसे कहा जाता है मोलैरिटी, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन 1 लीटर है तो उसमें सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, ठीक हो गया। और इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, कैपिटल एम से। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उसकी मोलैरिटी हमें मालूम है, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन से, जो कि नाउन सॉल्यूशन है, ठीक है, उससे हम एक और सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं डिफरेंट वॉल्यूम का, डिफरेंट मोलैरिटी का, ठीक है। तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसे कहते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला। वो क्या है, वो होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक हो गया। ये फॉर्मूला जो है ये क्या कहलाता है, कहलाता है डाइल्यूशन फॉर्मूला। अब ये M1V1 हम कहेंगे कि ये नाउन मोलैरिटी है, ठीक है, और M2V2 जो है ये अननाउन है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम गिवन सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हमें मालूम है उससे हम एक नई मोलैरिटी का सॉल्यूशन बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन देखें, ठीक है, कह रहे हैं कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3, ठीक है, और जो नाइट्रिक एसिड है वो 70% है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखना है कि उन्होंने क्या फाइंड करने का कहा है, ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स, यानी हमने मैस फाइंड करना है या वेट फाइंड करना है, ठीक है, HNO3 का। और हमें गिवन क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताया हुआ है और मोलैरिटी बताई हुई है। तो यहाँ पे हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, M इज इक्वल टू, ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास मल्टीप्लाई 1 ओवर वॉल्यूम इन लीटर्स।
अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो वॉल्यूम है इसको लीटर्स में लेके आना है। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर हो या वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब हो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर जो है ये इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, और 1000 ml के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे 250 ml दिया हुआ है। अब 250 ml का मतलब कितने लीटर होगा, तो ये जरा देखिएगा, जितने भी ml दिया हो, जितने भी ml दिया हो, आपने 1000 से उसे डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब में या फिर लीटर में। ठीक हो गया। अब वॉल्यूम लीटर हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखना, तो जरा देखिएगा हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 250 ओवर 1000। तो ये 1000 जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये रिलेशन क्या बनेगा, जरा देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ये याद रखना है, जब भी ml में दिया है या सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो आपने सबसे पहले इस वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है। सिंपली डायरेक्ट लिख दें, जितना दिया हुआ है उससे 250 नीचे लिख दें और ऊपर 1000 लिख दें। ठीक है, अब रहेगी बात ये वेट की, और वेट तो हमने यहाँ से फाइंड करना था। मोलर मैस हमें पता होना चाहिए HNO3 का, या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, HNO3 का मोलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। ऑक्सीजन का मोल जो एटॉमिक वेट है वो कितना है, वो है 16। तो 3 × 16 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48। अब इन सब को जमा कर दें तो ये हमारे पास बनता है 63। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका मोलर मैस क्या होगा, वो होगा 63। तो यहाँ पे 63 लिख दें आप। मोलैरिटी हमें दी हुई है, मोलैरिटी कितनी दी हुई है, मोलैरिटी है हमारे पास 2। अब यहाँ से सिंपली आप क्या कर लें, W फाइंड कर लें। W क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 × 63 × 250 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आ गया 4। ठीक है, ये आया 2। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 31.5 ग्राम्स। ठीक हो गया। अभी यहाँ तक हमने क्या किया, इसकी मोलैरिटी फाइंड की है। ठीक है, लेकिन एंड पे उन्होंने एक पॉइंट हमें बताया था, जरा वो देखिएगा कि जो नाइट्रिक एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड, वो 70% है HNO3, 70% HNO3 है। तो इसका मतलब है 70% जो नाइट्रिक एसिड है इसका मैस कितना हमने निकाला है, वो निकाला है 31.5। ठीक है, और यहां से हम 100 का निकालेंगे, 100% का कितना आएगा, वो आएगा 31.5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 70 × 100। ठीक है, तो इसका आंसर आता है 45 ग्राम। ठीक हो गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह जब भी आपने सॉल्यूशन के रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने पहले स्कीम बना लेनी है कि हमें क्या गिवन है और क्या हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने स्टेप्स को फॉलो करना है और देखना है कि गिवन ऑप्शन जो है हमारे पास, हमारा आंसर जो है गिवन ऑप्शन में से किसके क्लोज आया है। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट आंसर ना भी आए तो जो क्लोज आंसर होगा उसको आपने मार्क कर। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, ये है मोलैलिटी। ठीक है, क्या है मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है। ठीक है, इसमें भी हमने नंबर ऑफ मोल्स देखते होते हैं सोल्यूट में, लेकिन इसमें हम जो है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे क्या था, मोलैरिटी के केस में टोटल सोल्यूशन था 1 लीटर, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो जस्ट 1 kg है। ठीक हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो इसे हम कहते हैं मोलैलिटी, और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगेन नंबर ऑफ मोल्स, तो वही फॉर्मूला होगा, वेट ओवर मोलर मैस। ठीक है, इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर हमारे पास जो है, ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व है, तो वो हमारे पास जो है उसकी मोलैरिटी क्या होगी 1, और वो 1 मोलल सोल्यूशन कहलाएगा, मोलल सोल्यूशन। ठीक है, अब याद रखिएगा कि जो कंसंट्रेशन है 1 मोलल सोल्यूशन की, ठीक है,
वो 1 मोलर सॉल्यूशन की निस्बत लेस होती है। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि मोलर सॉल्यूशन में तो टोटल जो है वो 1 लीटर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोलैलिटी के केस में जस्ट सॉल्वेंट 1 kg है, तो इसका मतलब है प्लस सोल्यूट। ठीक है, मोलैरिटी में सोल्यूट, मोलैरिटी में सॉल्वेंट कम होता है, मोलैलिटी वाले में सॉल्वेंट ज्यादा होता है। ठीक हो गया, और इस वजह से क्या होगा, 1 मोलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लेस होगी एज कंपेयर टू 1 मोलर सॉल्यूशन। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जो मोलैरिटी है, मोलैलिटी सॉरी, ठीक है, is used preferably over molarity in experimental calculation as molarity is temperature independent while molarity is affected by temperature। अब जो मोलैरिटी है उसको तो हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसमें हम जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम लेते हैं, तो वॉल्यूम तो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट वॉल्यूम पे तो होता है, इस वजह से मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर अफेक्टेड है। जबकि मोलैलिटी जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम सॉल्वेंट का मैस लेते हैं, तो मैस जो है टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होता, इस वजह से मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से कि 1 मोलर सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो लेस होती है 1 मोलर सॉल्यूशन से, और मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जबकि मोलैरिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नॉर्मेलिटी का। ठीक है, ठीक है, देखिएगा नॉर्मेलिटी क्या होती है, इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, यानी सोल्यूशन का 1 लीटर है, उसमें सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स जो ऐड किए हुए हैं। ठीक है, इसे कहते हैं नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और इसे n से डिनोट किया जाता है, n से डिनोट। अब जरा देखिएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और मल्टीप्लाई उसी तरह होगा 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि हम जो है इक्विवेलेंट वेट वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो है एसिड के लिए, बेस के लिए, साल्ट के लिए, इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट सब के लिए जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया है। अब सबसे पहले देखते हैं हम कि हम एटम का इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। अब जैसे कि मैग्नीशियम है तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 24 और इसकी वैलेंसी होती है 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, वो होगा 12। इसी तरह एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 27, इसकी वैलेंसी क्या है 3 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा 9। नेक्स्ट है एसिड के लिए। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट आप कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी से क्या मुराद है कि एसिड जो है वो कितने H पॉजिटिव आयन जो है वो दे सकता है। ठीक है, उतनी उसकी बेसिसिटी होगी। तो अब जैसे कि यहाँ पे HCl है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.5 और ये जस्ट एक H पॉजिटिव दे सकता है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 36.5 ही होगा। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 92 है और इसकी बेसिसिटी 2 है, क्योंकि ये 2 H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है। ठीक है, तो इस तरह क्या है, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, वो होगी 49। नेक्स्ट बेस के लिए अगर इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स एसिडिटी, यानी बेस कितने OH नेगेटिव आयंस दे सकता है उतनी उसकी एसिडिटी होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि NaOH है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 40 है और इसके पास एक ही OH है तो इसका इक्विवेलेंट वेट 40 ही होगा। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, वो होगा 37। उसके बाद से साल्ट की बात करें तो साल्ट के लिए क्या होता है, साल्ट के लिए इक्विवेलेंट वेट है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेटल। ठीक है, नंबर ऑफ मेटल मल्टीप्लाई इट्स वैलेंसी। ठीक है, अब जैसे सोडियम कार्बोनेट है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 106 और इसमें कितने मेटल आयंस हैं, 2 मेटल आयंस सोडियम।
और उनकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है सोडियम की, तो इस वजह से हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो सोडियम कार्बोनेट के लिए इक्विवेलेंट वेट कितना है, 53। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम देखेंगे कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है, तो उनके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पोटाशियम पर मैग्नेट जो है KMnO4, अच्छा पोटाशियम पर मैग्नेट जो है इसमें जो मैंगनीज है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 से चेंज होकर +2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया है, 5 का चेंज आया है। सो इसलिए जो है पोटाशियम पर मैग्नेट का जो इक्विवेलेंट वेट होगा, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना बनता है, वो बनता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 158 है, तो इसको 5 से डिवाइड करें तो आता है 31.6। ठीक है, तो इस तरह आप इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं। तो अब जब इक्विवेलेंट वेट फाइंड हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, इस फॉर्मूला में वैल्यूज लगा देनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी का दोबारा देखिएगा, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक हो गया, तो इस तरह जो है वो आप नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये जरा देखिएगा, नॉर्मेलिटी जो है ये इक्वल है मोलैरिटी इनटू ग्राम इक्विवेलेंट, इनटू ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, ये रिलेशनशिप है बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दूं कि ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट या फिर इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं, एसिड के लिए अलग है, बेस के लिए अलग है, एटम के लिए अलग है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अलग है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फॉर्मेलिटी। ठीक है, फॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जिस तरह मोलैरिटी है उसमें हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसी तरह आयनिक कंपाउंड के जो ग्राम फार्मूलाज यानी आयनिक कंपाउंड के जो मोल्स होते हैं उनको अगर हम क्या करें, 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व करें तो वो क्या कहलाएगा, फॉर्मेलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी जो है ये एप्लीकेबल है ओनली ऑफ आयनिक सॉलिड्स। इसका फॉर्मूला भी वही है जो कि मोलैरिटी का फॉर्मूला है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मिक्सर में 2 कंपोनेंट है, तो किसी भी कंपोनेंट की नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करें, ठीक है, तो वो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आएगी। मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल XA है तो इसकी मोल फ्रैक्शन क्या होगी, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। इसी तरह आप B के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मोल परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, मोल परसेंटेज क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, यानी 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन में हमने सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन बतानी है। अच्छा, सोल्यूट कितना है, यहाँ पे 1 मोल होगा। ठीक है, क्योंकि 1 मोलल सॉल्यूशन है, और सॉल्वेंट जो है मोलल सॉल्यूशन में हम कितना लेते हैं, हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 1 केजी हमारे पास है सॉल्वेंट। तो 1 केजी जो है इसमें सबसे पहले देखते हैं, इसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ग्राम्स कितने आएंगे, 1000 ग्राम्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 1000 ग्राम वाटर है, तो उसके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करें, उसके लिए हमें 18 यानी इसके मोलर मास से इसको डिवाइड करना होगा। तो 1000 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 55.5। ठीक है, अब इसका मतलब है सॉल्वेंट जो है उसके मोल्स कितने हैं, 55.5, और सोल्यूट के कितने हैं, उसके हैं 1। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे आती है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स। अब टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स में हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ़ मोल्स को ऐड करेंगे। ठीक है, ये आएगा 1/56.5। ठीक,
अब 1/56.5 ये रेशो फाइंड करें तो इसका आंसर आता है 0.0177 और ये हमारा आंसर है। अच्छा, यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के हवाले से, कि जो मोल फ्रैक्शन है किसी भी कंपोनेंट की वो क्या होती है, हमेशा लेस देन 1 होती है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। अभी रीज़न क्या है, क्योंकि उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स कम होंगे, टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होंगे, हमेशा ज़्यादा होंगे, इस वजह से जो मोल फ्रैक्शन है वो लेस देन 1 होगी। अब जबकि दूसरा क्या पॉइंट है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट या सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तमाम कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है जिसे कहते हैं डेमल सॉल्यूशन। अब जब भी 1 मोल सोल्यूट को 1 लीटर सोल्यूशन में 0 डिग्री सेल्सियस में डिज़ोल्व किया जाता है तो जो सोल्यूशन बनता है वो कहलाता है 1 डेमल सोल्यूशन, ठीक है। और जो कंसंट्रेशन की बात करें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1 मोलर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन से ग्रेटर होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन है बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है और हमने मोलैलिटी फाइंड करनी है, या मोलैलिटी दी हुई है और मोलैरिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो आप यहाँ, ठीक है, फार्मूला हमारे पास है, ठीक है, मोलैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन divided by 1000 into density of solution minus molarity into molar mass of solute multiplied 1000, ठीक है। तो ये बस ये फार्मूला याद रख लें, अगर कोई भी क्वेश्चन है जो कि कन्वर्जन के लिए आता है मोलैरिटी टू मोलैलिटी तो ये फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। इसके लिए हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी का मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है, सोल्यूट का मोलर मास पता होना चाहिए और मोलैरिटी जो है ये गिवन होनी चाहिए, ठीक। इसी को अगर हम फर्दर क्या करें, इक्वेशन को मॉडिफाई करें तो वो क्या बनती है, वो बनती है मोलैरिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास रिलेशनशिप है बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, ठीक है। अगर हमें मोल फ्रैक्शन मालूम हो और हमने मोलैलिटी फाइंड करना हो, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, उसके लिए फार्मूला होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है परसेंटेजेस हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। एक होती है परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट। इसमें क्या होता है, इसमें सोल्यूट भी आप ग्राम्स में लेते हैं और सॉल्यूशन भी ग्राम्स में होता है, ठीक है। यानी सॉल्यूशन का टोटल कितना होगा, वो होगा 100 ग्राम्स। इसी तरह परसेंटेज बाय वॉल्यूम जो है, इसमें आप क्या करते हैं, सोल्यूट का वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन जो है वो भी क्या होता है, वो भी वॉल्यूम में होता है, 100 ml होता है टोटल वॉल्यूम। क्योंकि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो है, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें सोल्यूट ग्राम्स में होगा जबकि सॉल्यूशन जो है वो उस वॉल्यूम में होगा, ml में होगा। टोटल कितना होगा, 100 ml, ठीक है। और लास्ट पे है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, तो इसमें क्या होता है, इसमें सोल्यूट जो है वो वॉल्यूम लिया जाता है सोल्यूट का, जबकि ओवरऑल सोल्यूशन जो है वो ग्राम्स में होता है, 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह हम इसको जो परसेंटेज वाइज जो है, परसेंटेज क्या होगा, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वेट। तो ये 4 डिफरेंट जो हैं तरह के परसेंटेज सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ लास्ट पे देखिएगा हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स, इसकी समरी है कि मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और फॉर्मेलिटी क्या था, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला ऑफ आयनिक सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। और इसी तरह पार्ट्स पर मिलियन हमने डिस्कस किया था।
अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये बाय मैस हो सकता है, तो बाय मैस होगा तो हम क्या लेंगे, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 10⁻⁶। और अगर पार्ट्स पर बिलियन है तो क्या आएगा, 10⁹ आएगा। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस है, ज़रा देखिएगा। एक ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जिसका हाई वेपर प्रेशर हो नॉर्मल टेम्परेचर पे, उस सब्सटेंस को वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अल्कोहल जो है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये मोर वोलेटाइल है देन वाटर, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो इस वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जबकि अल्कोहल जो है इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, इस वजह से मोर वोलेटाइल है। अगर हम बात करें लिक्विड्स के वेपर प्रेशर की, ठीक है, तो लिक्विड्स का वेपर प्रेशर जो है ये टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है, ठीक है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। इसकी रीज़न क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशनशिप है, ठीक है, बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, और ये रिलेशन कहलाता है क्लाउज़ेस-कैल्पेरॉन इक्वेशन, ठीक है। क्लाउज़ेस-कैल्पेरॉन इक्वेशन क्या कहती है, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर, ठीक है। अब ये जरा इक्वेशन देखिएगा, इक्वेशन क्या है, log P2 over P1 इज इक्वल टू डेल्टा H, यानी कि इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, डिवाइडेड बाय 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 ओवर T1 T2। तो ये इक्वेशन जो है एज इट इज़ आपने याद कर लेनी है। और ये इक्वेशन जो है ये अगर MCQs में आती है तो इसमें बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये T1 T2 ऊपर लिखा होता है और T2 माइनस T1 नीचे लिखा होता है, ये P1 P2 चेंज होते हैं, ठीक है। और ये मालूम होना चाहिए कि ये इक्वेशन जो है ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर, ठीक है। और वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब भी क्या किया जाता है कि प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड किया जाता है, ठीक है, तो सॉल्वेंट की जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। यानी सॉल्वेंट जो है वो क्या होगा, सॉल्वेंट जो है इवेपोरेट होता है, जो कि सरफेस फिनोमेना है। तो सोल्यूट ऐड करने से सॉल्वेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि उसकी रीज़न ये है कि कुछ सरफेस साइट्स जो हैं वो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। जब सोल्यूट के मॉलिक्यूल सरफेस साइट्स को ऑक्यूपाई करेंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट की फिर जो है एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट की निस्बत हमेशा कम होता है, ठीक है। उसकी रीज़न हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्वेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी कम होती है सोल्यूशन में, इस वजह से। तो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मोर देन इट्स सोल्यूशन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो है P0, ठीक है, और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या है, वो है PS, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें जो कमी आई है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे उसे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहां पे हमारे पास है राउट्स लॉ, ठीक है, राउट्स लॉ। अब राउट्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट, ठीक है। इसको मैं आसान लफ्जों में समझाता हूं, ठीक है। राउट्स लॉ क्या कह रहा है, राउट्स लॉ कह रहा है कि हमारे पास एक कंपोनेंट है ए, इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में किसके इक्वल होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा प्योर स्टेट में इसके वेपर प्रेशर के मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन। इसी तरह हमारे पास कोई दूसरा है सॉल्वेंट, ठीक है, या दूसरा कंपोनेंट है, तो उसके लिए उसका वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन क्या होगा, वो होगा P0B इंटू XB। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं राउट्स लॉ को, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन
is equal to the vapor pressure of pure solvent and mole solvent in solution। ठीक हो गया। तो ये फॉर्मूला है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है राउट्स लॉ। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो दूसरा कंपोनेंट है बी, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट 1 के इक्वल होता है, तो x से फिर किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पी ए। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक हो गया, और यहाँ पे आएगा पी ए। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो बनता है पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, अब ये जो है ये हमने अभी पढ़ा था, दैट वाज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये क्या होगा, इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब पी नॉट ए ये तो क्या होता है, ये तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट में, जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, डेल्टा पी किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये होगा एक्स बी। तो ये जो है ये सेकंड डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन राउट्स लॉ की क्या कहती है, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अभी इसी इक्वेशन को अगर रीअरेंज किया जाए तो जरा देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे आएगा डेल्टा पी ओवर पी नॉट ए। अब ये क्या है, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम इसको प्योर जो सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर से कंपेयर कर रहे हैं। तो इस टर्म को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होती है, ये होती है एक्स। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास जो राउट्स लॉ है, ठीक है, उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले क्या है कि राउट्स लॉ कहता है कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है अबव सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के, और सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, द वेपर प्रेशर of a solvent above a solution is equal to the product of vapor pressure of pure solvent and the mole fraction of solvent in solution। अब इसी तरह दूसरी डेफिनेशन क्या बनती है, दूसरी डेफिनेशन बनती है वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, यानी डेल्टा पी जो है ये x2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह थर्ड डेफिनेशन जो है वो क्या है, वो है रिलेटिव लोअरिंग, यानी कि जब हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कंपेयर करेंगे तो इसे हम कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है x2। x2 मतलब क्या है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये तीनों डेफिनेशन है राउट्स लॉ की, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 12 पेपर में ये आ चुकी हैं, तो इनको अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इन विच केस राउट्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, 1 मोलर NaCl, 1 मोलर यूरिया, 1 मोलर ग्लूकोज एंड 1 मोलर सुक्रोज। ठीक है, तो राउट्स लॉ जो है वो उन सोल्यूट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो कि डिसॉल्व हो के या तो क्या हो, डिसोसिएशन हो या फिर एसोसिएशन हो। ठीक है, दोनों केसेस में राउट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अब क्या है कि सोडियम क्लोराइड जो है ये वाटर में डिसॉल्व हो के क्या होता है, ये आइंस में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, जब आइंस में डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, या सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये अब क्योंकि आयोनाइज हो गया है तो इस वजह से राउट्स लॉ जो है फिर वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1। ठीक है, यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज ये तीनों जो हैं ये डिसोसिएट नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है, ठीक है, वो सिमिलर रहे आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, यानी जो नया इंटरेक्शन डेवलप होना है बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वो बिल्कुल सिमिलर हो पहले की तरह, सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की तरह। ठीक है, तो जरा देखिएगा, दे ओबे राउट्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो कि राउट्स लॉ को ओबे करे।
ठीक है, फॉर ऑल रेंजेस ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। और इसी तरह आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जिसमें इंथैल्पी चेंज क्या हो, जीरो हो, जिसमें वॉल्यूम चेंज क्या हो, जीरो हो, जिसमें एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर इक्वल हो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर के, ठीक है, और जिसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या हो, एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट और ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। और इसी तरह जिसमें ना तो डिसोसिएशन हो और ना ही एसोसिएशन हो, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हैं आइडियल सॉल्यूशंस की। जरा यहाँ पे देखिएगा, एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबेज राउट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन को चेक करने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, वो है राउट्स लॉ। इसी तरह आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, नो रिएक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो है वो कोई रिएक्शन नहीं होगा, और इट डज नॉट फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आइडियल सॉल्यूशन जो है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि बेंजीन और टोलुइन, हेक्सेन और हेप्टेन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इसी तरह CCl4 और SiCl4, ठीक है। और जितने भी डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं ये सारे क्या होते हैं, ये आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ग्राफ है, ये ग्राफ जो है, ठीक है, ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन या कंपोजिशन के दरमियान जो है ये। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट है, ठीक है, एक है कंपोनेंट A और दूसरा है कंपोनेंट B, ठीक है। अब इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो B का ज्यादा है, A का कम है, ठीक है। तो इसका मतलब है B इज मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू A, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जैसे जैसे B की परसेंटेज, B की मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगी, टोटल प्रेशर जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और जैसे जैसे है मोल फ्रैक्शन या परसेंटेज A कंपोनेंट की इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू B, वैसे वैसे टोटल प्रेशर जो है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। अब ये ग्रीन जो है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन सॉल्यूशन, ठीक है। और जबकि रेड वाली जो है ये है वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन। यहाँ पे P0A और P0B ये हैं इनके वेपर प्रेशर इन प्योर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा चेंज इन वॉल्यूम जो है ये तो जीरो होता है, ठीक है। डेल्टा P जो है ये इसी फॉर्मूले से फाइंड किया जाता है, ये राउट्स लॉ जो है हमने पीछे पढ़ा उससे हम कैलकुलेट करते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, ठीक है। इंथैल्पी चेंज है वो भी जीरो होती है, लेकिन जो इंट्रोपी है, इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, वो जीरो नहीं होती। सो इसलिए करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे, जो कि राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है, जिनमें जो डेल्टा H है इंथैल्पी चेंज वो जीरो के इक्वल नहीं होता, और इसी तरह जिनमें वॉल्यूम चेंज है वो भी जीरो के इक्वल नहीं होता। इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो या तो प्योर स्टेट की निस्बत क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं या रिलेटिवली वीक होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, या तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है या फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो ये जरा देखिएगा, अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद वन अनदर विद अ डिफरेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्योर कंपोनेंट। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की टाइप्स की बात करें तो क्या है, एक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है। जबकि दूसरी हमारे पास टाइप है नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें नेगेटिव डेविएशन होती है, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ओवरऑल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो आइडियल वेपर प्रेशर की निस्बत डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, आइडियल जो था वेपर प्रेशर, वो जो स्ट्रेट लाइन थी उससे जो कर्व है वो बिलो चली जाएगी, तो ये नेगेटिव डेविएशन है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन अकर्स
when total vapor pressure for any mole fraction is more than what is expected according to Raoult's law। ठीक है, अब राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये क्या होना चाहिए था, टोटल जो प्रेशर है वो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, किसी भी जो मोल फ्रैक्शन यानी कोई भी कंपोजिशन ले लें उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो आइडियल से क्या होगा, अबव होगा। ठीक है, और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो न्यू इंटरेक्शन डेवलप होते हैं वो वीकर होते हैं एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, इसमें सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीक होगा एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, वीक होंगी, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। अब इसमें ज़रा देखिएगा कि इसमें डेल्टा एच जो है पॉजिटिव होता है, डेल्टा वी पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। ठीक है, इसमें वेपर प्रेशर जो है वो एक्सपेक्टेड की निस्बत ज़्यादा होता है। ठीक है, पी ए और पी बी, ठीक है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन वो ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ठीक है, और टोटल वेपर प्रेशर भी क्या होता है, ग्रेटर होता है। अब जरा यहाँ पे देखिएगा कि पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जब वेपर प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो इस वजह से इन्हें कहा जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल जरा देखिएगा, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन और बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, या टोलुइन, मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर, एसीटोन एंड इथेनॉल। तो ये सब जो हैं ये ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल। ठीक है, अब एसीटोन में क्या है, ऑक्सीजन है, उसके पास लोन पेयर है। इथेनॉल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए पहले की निस्बत, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो ये एग्जांपल किसकी है, ये एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन की। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डज द सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन शो पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, जब न्यू इंटरेक्शंस डेवलप हों, वीकर हों। अब इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन क्या है, ये नॉन पोलर है। इथेनॉल में क्या है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये पोलर है। तो इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होगा, वो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन की निस्बत क्या होगा, वीक होगा। तो इस वजह से ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब नेगेटिव डेविएशन कब शो करते हैं, जब वेपर प्रेशर जो है, ठीक है, वो क्या हो, वो एक्सपेक्टेड की निस्बत लेस हो। यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, क्या था, वेपर प्रेशर, ये स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है। इसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन कब होता है, जब जो न्यू इंटरेक्शंस डेवलप हुए हैं वो क्या हो, वो स्ट्रॉन्गर हो। न्यू इंटरेक्शन क्या हो, स्ट्रॉन्गर हो एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, न्यू इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे, डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होगा, डेल्टा वी नेगेटिव, वॉल्यूम कम हो जाएगा, जो इंट्रोपी है वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और इसमें ऑब्जर्व वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा, वो कम होगा एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड। ठीक है, और साथ ही साथ जो है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन वो भी डिक्रीज होंगे एज कंपेयर टू प्योर स्टेट। अब वो सब्सटेंसेस जो कि क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, इनका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो जब वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस वजह से इन्हें कहा जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पे जरा एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के दरमियान है। अब इनके दरमियान तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन डेवलप होता है, इस वजह से ये क्या शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन। अब और एग्जांपल देखिए, तो क्लोरोफॉर्म और बेंजीन या फिर डाइथाइल ईथर, इनके दरमियान एसीटोन और एनिलीन, ठीक है, नाइट्रिक एसिड और वाटर, एसिटिक एसिड और पारिडीन, तो ये सब जो है ये क्या करते हैं, ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि टू लिक्विड्स ए एंड बी ऑन मिक्सिंग प्रोड्यूस अ वार्म सॉल्यूशन, ठीक है, वार्म सॉल्यूशन हो गया यानी सॉल्यूशन गर्म हो गया, विच टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ डज इट शो, ठीक है, कौन सी डेविएशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अभी हमने पढ़ा था कि नेगेटिव डेविएशन में जो इंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा सॉल्यूशन जो कि वार्म हो जाए वो क्या शो करता है, वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, ठीक है। अब क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन में जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि दोनों लिक्विड्स जो है उनकी एक कंपोजिशन ऐसी होती है, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, ठीक है। तो ऐसा मिक्सचर कि जिसमें दो लिक्विड का सेम बॉइलिंग पॉइंट हो, और क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो उन दोनों लिक्विड्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर जो हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या इन्हें कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हैं उनमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। For example, if we try to concentrate a dilute solution of alcohol, we can do so only till it becomes 95.4%, because after that it becomes a constant boiling mixture। यानी हमारे पास अल्कोहल का मिक्सर है और हम क्या करना चाहते हैं, अल्कोहल को कंसनट्रेट करना चाहते हैं, अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, जस्ट 95.4% जो है, ठीक है, इतना ही हम कर सकेंगे। क्योंकि उसके बाद हम फर्दर करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनेगा, ठीक है। 95.4% के बाद हम उसे फर्दर जो है वो डिस्टिल नहीं कर सकते। अब ये जो है, ये जो 95.4% अल्कोहल एंड 4.6% वाटर, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसे क्या बोलते हैं, 95% अल्कोहल को क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड, ठीक है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। और ये क्या है, ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, यानी मज़ीद ये जो है डिस्टिल नहीं हो सकता। इसी तरह दूसरे जो हैं वो होते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। अब जियोट्रॉपिक मिक्सचर को क्या होता है, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग इन कंपोजिशन, ठीक है। तो कंपोजिशन की बेस पे अगर डिस्टिलेशन हो, ऐसे मिक्सचर जियोट्रॉपिक होंगे, और जिनकी क्या हो, डिस्टिलेशन ना हो, एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन जाए, वो क्या होंगे, वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होंगे। अगर हम एजियोट्रॉपिक मिक्सर्स की टाइप्स की बात करें तो इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है। ऐसे एजियोट्रॉपिक मिक्सर्स, ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है, ठीक है। और दूसरे क्या होंगे, ऐसे एजियोट्रॉपिक मिक्सर जिनका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम ज़रा डिटेल में अच्छा, यहाँ पे ज़रा ग्राफ देखिएगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास दो लिक्विड्स हैं ए और बी, ठीक है, उनके हमारे पास डिफरेंट मोल फ्रैक्शन है। तो इनकी मोल फ्रैक्शन, ठीक है, या कह लें कंपोजिशन के अगेंस्ट हमने क्या किया है, वेपर प्रेशर का प्लॉट ड्रा किया है, ठीक है। अब यहाँ देखें कि इनकी डिफरेंट कंपोजिशन में से एक कंपोजिशन ऐसी होगी जिसका वेपर प्रेशर जो है दोनों प्योर कंपोनेंट की निस्बत हाई है, दोनों प्योर कंपोनेंट्स की निस्बत क्या है, हाई है, ठीक है। तो इस मिक्सर का ये जो M है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिक्विड की निस्बत कम होगा, ठीक है। तो ये ज़रा देखिएगा, हमने फर्स्ट टाइप क्या पढ़ी है, एजियोट्रॉपिक मिक्सर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सर इज अ मिक्सर ऑफ टू लिक्विड्स इन विच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सर इज लेसर देन आइदर ऑफ द प्योर टू कंपोनेंट्स, ठीक है। अब वो बॉइलिंग पॉइंट इनका कम क्यों है, क्योंकि इस मिक्सर का वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट की निस्बत क्या है, हाई है। एजियोट्रॉपिक मिक्सर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ये जो है ये उन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनता है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जो क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव डेविएशन शो करने की वजह से क्या होता है, इनका वेपर प्रेशर क्या होता है,
अब ज़रा हम एग्जांपल देखें तो इथानॉल जो है 95.5%, ठीक है। अगर हम क्या करें, हम यहाँ पे ये वाली अगर कंपोजिशन लें या ये वाली कंपोजिशन लें, ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, हम डिस्टिल करेंगे तो क्या होगा, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट वेपर फेज में जाता जाएगा और लेस वोलेटाइल जो है वो लिक्विड फेज में रहेगा, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि फर्दर अगर हम उनको डिस्टिल करेंगे तो फर्दर उनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, फर्दर कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। तो वो जो मिक्सर कहलाएगा वो क्या कहलाता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सर। अब 95.5% इथानॉल और 4.5% वाटर, तो ये क्या है, ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 351.5 केल्विन, ठीक है। अब डिग्री सेल्सियस में इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तकरीबन होता है 69 डिग्री, ठीक है। अब ये जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ये दोनों प्योर कंपोनेंट की निस्बत क्या है, लेस है। अब पहले जो हमने बात की है कि 95% जो अल्कोहल है इथानॉल, उसे रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, ठीक है। तो प्योर अल्कोहल कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। टू ऑब्टेन प्योर अल्कोहल यानी 100% अल्कोहल, जिसे एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट से। अब इस मेथड को कहते हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, ठीक है, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। अब इसमें क्या किया जाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट को मिक्स किया जाता है सूटेबल अमाउंट ऑफ बेंजीन के साथ। तो जो मिक्सर है उसको फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, ठीक है। यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सर में आप क्या करें, आप कोई तीसरा लिक्विड ऐड करें और फिर उसकी क्या करें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस तरह आपके पास क्या होगा, 100% जो है वो लिक्विड जो है वो हासिल हो जाएगा। अच्छा, एजियोट्रॉपिक की मिक्सर की दूसरी टाइप जो है वो है विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें मिक्सर जो है एजियोट्रॉपिक मिक्सर, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों प्योर लिक्विड्स की निस्बत क्या होता है, ग्रेटर होता है, जबकि वेपर प्रेशर जो उसका है वो दोनों प्योर लिक्विड की निस्बत क्या होगा, कम होगा। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा ग्राफ में कि इसमें हमारे पास अगेन दो कंपोनेंट हैं, ए और बी, और ये जो एन है ये एजियोट्रॉपिक मिक्सर है विद लो वेपर प्रेशर एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एज कम्पेयर टू बोथ प्योर लिक्विड्स, ठीक हो गया। तो ये जो दूसरी टाइप थी एजियोट्रॉपिक मिक्सर की, कि इसमें क्या होता है, दोनों लिक्विड की निस्बत इसका जो वेपर प्रेशर वो लो होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये जो है एजियोट्रॉपिक मिक्सर, ये भी कितने नॉन आइडियल सोल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है, ये उनमें बनता है। अब यहाँ पे एग्जांपल है 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर, ठीक है। ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 393.5। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों प्योर लिक्विड नाइट्रिक एसिड और वाटर की निस्बत क्या है, हाई है। इसी तरह जो HCl है, HCl का 20.24%, वो भी क्या है, वो भी एजियोट्रॉपिक मिक्सर है विद मैक्सिमम विद हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू प्योर लिक्विड्स। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, एक होता है टर्शरी एजियोट्रॉपिक एट्रियोट्रॉफ, यानी ऐसा मिक्सर जिसमें तीन कंपोनेंट्स हों, तीन लिक्विड्स हों, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल है कि 7.4% वाटर, 74.1% बेंजीन और 18.5% अल्कोहल जो है, ठीक है, ये क्या है, ये टर्शरी एजियोट्रॉप है। जबकि बाइनरी एजियोट्रॉप जिसमें दो लिक्विड हो, उसमें ये एग्जांपल है बेंजीन और अल्कोहल की, तो 67.7% बेंजीन और 32.2% अल्कोहल जो है, ये क्या है, ये बाइनरी एजियोट्रॉप। अब यहाँ पे हम अगर बात करें, ठीक है, तो जो ए है ये मोर वोलाटाइल है एज़ कम्पेयर टू बी, ठीक है, बी की निस्बत ए जो है मोर वोलाटाइल है। तो क्या होगा, हमारे पास कोई भी अगर कंपोजिशन हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली कंपोजिशन है, ठीक है, दिस वन, तो इसमें क्या होगा, इसमें ए भी होगा बी भी होगा। तो ए क्योंकि मोर वोलेटाइल है तो वो वेपर फेज़ में जाता जाएगा और पीछे लिक्विड फेज़ में बी वाला बचेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, एक ऐसा मिक्सर आएगा जो कि फर्दर डिस्टिल नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, एजियोट्रॉप। इसी तरह ऐसे मिक्सर्स, ऐसे सॉल्यूशंस जो कि आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो जियोट्रॉपिक मिक्सर कहलाते हैं। अब उनमें क्या होता है कि उनमें
आप दोनों कंपोनेंट्स को कंप्लीटली सेपरेट कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन देखिएगा, जियोट्रॉपिक मिक्सचर इज डिफाइंड एज ए लिक्विड मिक्सचर विच गेट डिस्टिल्ड वेन एवर देर इज चेंज इन इट्स कंसनट्रेशन। ठीक है, जैसे जैसे क्या करेंगे आप, फॉर एग्जांपल उनको डिस्टिल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ये वाली कंपोजिशन है। ठीक है, अब इस कंपोजिशन में ज़रा देखिएगा, इसमें क्या है, ए जो है वो मोर वोलाटाइल है एज़ कम्पेयर टू बी। ठीक है, ए जो है मोर वोलाटाइल है एज़ कम्पेयर टू बी। तो क्या होगा, वेपर फेज में ए जाता जाएगा, पीछे हमारे पास बी बचता जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या है हमारे पास एट द एंड जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में बी ही बचेगा और सारे के सारा जो ए है वो वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ जरा देखिएगा, फॉर जियोट्रॉपिक मिक्सचर द वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व फॉर लिक्विड ए एंड बी इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, ए विल बी collected distillate as it become more volatile। ठीक है, ए जो है वो हमारे पास डिस्टिलेट में आएगा क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू बी, जबकि रिमेनिंग फ्रैक्शन जो है हमारे पास पीछे जो है वो क्या होगी, वो बी बचता जाएगा। ठीक है, बी रिचर होगा और ए पुअर होगा इन रिमेनिंग फ्रैक्शन, जबकि डिस्टिलेट में ए जो है वो रिचर होगा और बी क्या होगा, वो पुअरर होगा। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता रिपीटिंग जो डिस्टिलेशन से हमारे पास क्या होगा, एट द एंड दोनों जो है लिक्विड वो सेपरेट हो जाएंगे। अब इसी तरह हमारे पास कैटेगरी है सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्शली मिजिबल लिक्विड। पार्शली मिजिबल लिक्विड्स यानी ऐसे लिक्विड जो कि मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक है, पार्शली मिजिबल रहते हैं और इस तरह हमारे पास क्या होता है, दो अलग लेयर्स बनती हैं। ठीक है, दो अलग लेयर्स बनती हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो कि जिसमें लिक्विड जो है पार्शली मिजिबल हों और वो सॉल्यूशन जो है इसमें दो सेपरेट लेयर्स बने। ठीक है, लिक्विड लेयर्स, तो ऐसे जो सॉल्यूशंस हैं इनको कहा जाता है कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस। क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। अब जैसे कि फिनोल और वाटर है। ठीक है, फिनोल और वाटर जो है कि इमिजिबल, पार्शली मिजिबल हैं। पार्शली मिजिबल हैं यानी मुकम्मल तौर पे मिजिबल नहीं है। अब इसी तरह क्या है कि हमारे पास है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, या इसे कहते हैं अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे जो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन है वो कम्प्लीटली मिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, यानी लिक्विड्स क्या थे, वो पार्शली मिजिबल थे। आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है तो एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके दोनों लिक्विड आपस में क्या होंगे, मर्ज होके एक सिंगल फेज़ बना देंगे, यानी दोनों मुकम्मल तौर पे मिजिबल हो जाएंगे। वो टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, या इसका दूसरा नाम है अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर। अब यहाँ पे हमारे पास समरी है राउट्स लॉ की। ठीक है, राउट्स लॉ ने क्या है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ solution of a non volatile solute is equal to the vapor pressure of the pure solvent at that temperature multiplied by its mole fraction। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये राउट्स लॉ है और इसकी हमने तीन डिफरेंट डेफिनेशन जो है वो डिस्कस की हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या थी, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और थर्ड इक्वेशन क्या थी, वो हमने पढ़ी थी कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है हमने आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल जिसमें पॉजिटिव डेविएशन होती है और नॉन आइडियल जिसमें नेगेटिव डेविएशन होती है, इन सब के लिए कर्व्स पढ़ी हैं। ठीक है, इसमें टोटल प्रेशर जो है वो क्या होगा, वो दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। इसमें क्या होता है, इसमें टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर जो है वो ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू द आइडियल प्रेशर, और इसमें क्या होता है, इसमें वेपर प्रेशर लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू आइडियल प्रेशर। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें। ठीक है, नंबर ऑफ़ सोल्यूट पार्टिकल्स पे इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन सोल्यूट की नेचर पे डिपेंड ना करें, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं, ज़रा देखिएगा। सबसे पहले है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी जब हम किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है,
तो ये वेपर प्रेशर का कम होना क्या है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और फोर्थ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस हो जाना। तो ये चार हैं, ये चारों जो हैं ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बल्कि वेपर प्रेशर का लोअर हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट कर जाना, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस हो जाना और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशन जो कि क्या हों, जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो जो कि विदाउट एनी डिसोसिएशन और एसोसिएशन सॉल्वेंट में हल हों, ठीक है। यानी इसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, नेसेसरी कंडीशंस देखिएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, कि क्या हो, सोल्यूट क्या हो, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ठीक है। और सोल्यूशन क्या हो, सोल्यूशन हो डाइल्यूट, सोल्यूशन क्या हो, डाइल्यूट सोल्यूशन हो, तो फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो होंगी। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी देखिएगा, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट dissolved in a definite amount of solvent and do not depend on the nature of solute are called colligative properties। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है relative lowering of vapor pressure। अब बेसिकली क्या होता है कि जब एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है, ठीक है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, वो प्योर सॉल्वेंट की निस्बत कम हो जाता है, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सोल्यूट के ऐड करने से क्या होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि सोल्यूट को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, सोल्यूशन की डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और डेंसिटी इंक्रीज़ होने से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन ही डिक्रीज़ होगा तो फिर वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सरफेस साइड्स हैं वो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से सॉल्वेंट का जो इवेपोरेटिंग रेट है वो कम, जो डेंसिटी इंक्रीज़ हो तो फिर रेट जो है, रेट क्या होता है, रेट तो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये हमने पहले भी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में पढ़ा था कि रेट जो है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक है, इसे हम लिखते हैं पी नॉट माइनस पी। पी नॉट क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जबकि पी जो है ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिखते हैं कि डेल्टा पी ओवर पी नॉट, ठीक है, द रेशियो in the lowering of vapor pressure and the vapor pressure of pure solvent is called relative lowering of vapor pressure, ठीक है। और relative lowering of vapor pressure जो है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, relative lowering of vapor pressure ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब हमें मालूम है कि मोल फ्रैक्शन जो है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ये इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जो है ये सोल्यूट के लिए, जबकि 1 जो है ये सॉल्वेंट के लिए है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, N2 जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो इसको लिखा जा सकता है वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब हमने अभी एक बात डिस्कस की है कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है तो इसका मतलब है सॉल्वेंट के मुकाबले में सोल्यूट जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, ठीक है। सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, हम इस फैक्टर को कैंसिल कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जब ये फैक्टर जो निगलेक्ट होगा तो देन क्या होगा, हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ N1 बच जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा W1 डिवाइडेड बाई M1, ठीक है।
उसका मतलब है डेल्टा पी ओवर पी नॉट किसके इक्वल आया, ये इक्वल आया W2 ओवर M2 डिवाइडेड बाय W1 ओवर M1। अब अगर हम इसको रीअरेंज करें तो रीअरेंज करने से हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ज़रा देखिएगा। रीअरेंज करने से हमारे पास आ जाएगा W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अननाउन जो सोल्यूट है, अननाउन सोल्यूट, ठीक है, उसका मोलर मास भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम सोल्यूट का मोलर मास फाइंड। ज़रा देखिएगा, द मोलिकुलर वेट ऑफ अ सोल्यूट कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके अलावा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए एक मेथड है, उसका नाम क्या है, उसका मेथड का नाम है ऑस्टवाल्ड वॉल्कर मेथड। ठीक है, ऑस्टवाल्ड वॉल्कर मेथड जो है ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए मेथड है। इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होती है, वो होती है लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स डिवाइडेड बाय गेन इन कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब्स। ठीक है, तो जस्ट आपने इसका नाम याद रख लेना है कि कौन सा मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या है, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस जो है सॉल्वेंट का ठीक है लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये ज़रा देखिएगा, ठीक है, ये दरम्यान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, लेफ़्ट तरफ जो है हमारे ये लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, जबकि राइट तरफ क्या है, मोर कंसनट्रेटेड है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से किस तरफ जाएंगे, मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। ठीक हो गया, किससे गुजर के, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर के। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। अब मेम्ब्रेन्स जो है वो नॉर्मली एनिमल ओरिजिन की होती हैं। क्यूप्रस फेरोसाइनाइड है और दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो ये एज अ मेम्ब्रेन यूज़ होती हैं। अच्छा, नीचे देखिएगा कि ऑस्मोसिस जो है सबसे पहले ये ऑब्ज़र्व किया था एब नॉलेट ने इन 1748। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल बाय सेल वॉल्स ऑफ रूट्स और वाटर मूवमेंट फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा कि प्लांट्स में तो क्या होता है, वहाँ पे मोर कंसंट्रेशन है। ठीक है, और जबकि नीचे सॉइल में या रूट्स में क्या होता है, रूट्स में लेस कंसंट्रेशन है। तो वाटर जो है वो रूट से अपर पार्ट्स की तरफ मूव करता है। ठीक है, ये प्रोसेस भी क्या है, ये भी ऑस्मोसिस है। इसी तरह एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल बाय सेल वॉल ऑफ रूट्स। तो सॉइल से सेल वॉल ऑफ रूट्स में जो अब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, ठीक है, तो ये ऑब्ज़र्व किया था एबी नॉलेट ने। तो इसमें जस्ट आपने एक डेफिनेशन याद रखनी है कि ऑस्मोसिस क्या है, और इसमें याद रखना है कि जो सॉल्वेंट है या वाटर फ्लो करता है वो लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, ठीक है, जो कि हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो फिगर है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक कॉलम है और कॉलम के बिल्कुल सेंटर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। ठीक है, और अगर हम क्या करें, हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें ताकि ऑस्मोसिस ना हो, ताकि सॉल्वेंट जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव ना करे। ठीक है, लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर की तरफ ना जाए, तो उसके लिए हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जितना मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड होगा टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब ये ज़रा देखिएगा राइट साइड पे जो डायग्राम है, इसमें क्या है कि इसमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया गया है। अब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, तो वाटर जो है मॉलिक्यूल्स वो लेस कंसनट्रेटेड से मोर की तरफ नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो प्रेशर अप्लाई किया गया है
ठीक है। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस मिनिमम प्रेशर, इसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको पी से या फिर पाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड बाय फेफर्स मेथड, ठीक है, ये फेफर्स मेथड। और दूसरा जो है बार्कले हार्टली मेथड जो है, और तीसरा मेथड है टाउनसेंड्स मेथड। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसको मेजर किया जाता है। तो ये भी बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए मेथड का नाम क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ओनली, फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन ओनली, फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद इक्वल फ्लो रेट्स, या फिर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद अनइक्वल फ्लो रेट्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जस्ट जो है वो लो कंसनट्रेटेड जो है सॉल्यूशन लोअर कंसनट्रेटेड से हायर की तरफ जाता है, ठीक है। बल्कि क्या होता है कि सॉल्वेंट जो है वो बोथ साइड जो है मूव करता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद अनइक्वल फ्लो रेट, ठीक है। क्या होगा कि लोअर कंसनट्रेटेड से हायर कंसनट्रेटेड की तरफ फ्लो ज़्यादा होगा, जबकि हायर से लोअर की तरफ फ्लो क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है ये फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्वेंट। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा करेंगे तो क्या होगा कि सॉल्वेंट जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो शुरू हो जाएगा, इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें फिर क्या होगा, उसमें फिर ग्रेटर जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्वेंट फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में लोअर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है वॉट हूफ इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, पाई इज इक्वल टू सी एस टी, ठीक है। पाई जो है हम पढ़ चुके हैं कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एस जो है ये सॉल्यूशन कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, यानी आइडियल जो गैस कांस्टेंट की हमने वैल्यू पढ़ी थी वही है। सी जो है, सी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टी जो है ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास रिलेशन है वो है पाई इज़ इक्वल टू सी एस टी, ठीक है। सी जो है ये है कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम पर डेसीमीटर क्यूब इनटू एस टी, ठीक है। और इधर आ जाएगा पाई। अब ये जो है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इधर दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो तो ये क्या आ जाएगा, पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन इंटू एस टी। एन क्या होता है, एन होता है मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है, या वेट ओवर मोलर मैस, ठीक है। अब यहाँ पे मोलर मैस जो है ये किसका होगा, ये होगा सोल्यूट का। तो इसका मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर के ज़रिए भी हम सोल्यूट के मोलर मैस को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एस टी डिवाइडेड बाय पाई इंटू वी। तो ये फार्मूला जो है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम ऑस्मोटिक प्रेशर के ज़रिए सोल्यूट के मोलर मैस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू कम आउट थ्रू द मेम्ब्रेन इट इज़ कॉल्ड एक्सोमोसिस, ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस। When the membrane permits the solvent molecules to enter inside, it is called endoosmosis, ठीक है। जब मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रोकती है ताकि वो एंटर ना हो, ठीक है, इनसाइड, तो इसको कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। और जब वो रोकती है कि क्या करें, मेम्ब्रेन से बाहर न जाएं, तो इसे कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस।
अब ज़रा देखिएगा कि किन कंडीशंस में हम मॉलिक्यूलर वेट जो है सोल्यूट का वो एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। सोल्यूशन मस्ट बी वेरी डाइल्यूट, सोल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हाइट का फैक्टर भी है, हाइट भी इन्वॉल्व है, तो फिर ये फार्मूला क्या होगा, फिर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू हाइट इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक हो गया, ये h जो है ये होगा हाइट डिफरेंस इन बोथ वेसल। ठीक है, ड्यू टू ऑस्मोसिस। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल मोलर कंसंट्रेशन और इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जो कि जिसकी इक्वल कंसंट्रेशन हो और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा कि जो प्योर एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है 0.91% सोल्यूशन। ठीक है, 0.91% सोल्यूशन ऑफ प्योर एक्वस सोडियम क्लोराइड, तो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है विद ह्यूमन आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल। तो ज़रा यहाँ पे देखिएगा कि अगर दो सोल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, सेम मोलर कंसंट्रेशन हो, उसे आइसोटोनिक कहते हैं। ठीक है, और जिसकी लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर हो उसे कहते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक लोअर वाला, और जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमेशा कंपैरिजन में टर्म्स होती हैं, दो सॉल्यूशन को कंपेयर करें, अगर उनकी कंसंट्रेशन सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो वो आइसोटोनिक होंगे, और अगर दोनों की कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट है तो जिसका लोअर है वो होगा हाइपोटोनिक और जिसका ग्रेटर है वो। अब अगर हमारे पास जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ऑस्मोसिस नहीं होती, नेट ऑस्मोसिस क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन जो हैं सेम कंसंट्रेशन के हैं, तो फिर ऑस्मोसिस नहीं होगी। अब इसी तरह जो है आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, उनको अगर डिस्टिल वाटर में रखा जाए, ठीक है, तो डिस्टिल वाटर जो है ये इनके लिए क्या है, ये हाइपोटोनिक मीडियम है, तो क्या होगा, वाटर रेड ब्लड सेल में एंटर हो जाएगा और ये स्वेल्स हो जाएंगे। ठीक है, दे स्वेल्स एज वाटर फ्लोज इनटू देम। और अगर रेड ब्लड सेल को 5% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में रखा जाए जो कि हाइपरटोनिक मीडियम है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर रेड ब्लड सेल जो है वो श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि वाटर जो है वो रेड ब्लड सेल से बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये ज़रा याद रखिएगा कि अगर तो सोल्यूशन जो है वो सेम है तो फिर ऑस्मोसिस नहीं होती। ठीक है, और अगर जो है सोल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफरेंट है फिर ऑस्मोसिस होगी। जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगी, ठीक है, तो जब भी वेपर प्रेशर जो है वो कम होता है तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा लिक्विड को या सोल्यूशन को बॉयल करने के लिए। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक है, इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब ये ज़रा ग्राफ देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, जो T1 है ये देखिएगा, ये वाला, ये है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी इस टेम्परेचर पे जो प्योर सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर कहाँ तक पहुँचा, इस एक्सटर्नल प्रेशर तक। ठीक है, लेकिन जब हमने इसमें सोल्यूट ऐड किया, सोल्यूट ने क्या किया, इसके वेपर प्रेशर को लोअर कर दिया। अब इससे ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर तक पहुंचने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। ठीक है, सो इसलिए क्या है, ये अब एलिवेशन शो कर रहा है, एलिवेशन इन। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा जो एलिवेशन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको एबिलोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, एबिलोस्कोपी। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा डेल्टा टी भी क्या है, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे जैसे सॉल्यूशन की मोलैलिटी इंक्रीज़ होगी
वैसे वैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन है, 1 मोलर सोल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा। अगर हम मोलैलिटी इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्रोपोर्शनल को ख़त्म करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा इक्वल्स टू के बी इंटू एम। अब ये जो के बी है, के बी, ठीक है, के बी, अब ये के बी क्या कहलाता है, ये कहलाता है मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये इसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पे दोबारा मैं रिपीट करूँ, जो डेल्टा टी बी है, डेल्टा टी बी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और के बी जो है ये क्या है, ये है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। इसे एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट किसे कहते हैं, के बी को। अब इसकी ज़रा डेफिनेशन देखिएगा, डेफिनेशन क्या है एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट की, ये ज़रा देखिएगा, इट इज़ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर आप 1 मोल सोल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और के बी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे, सॉल्वेंट की नेचर पे, ठीक है, सॉल्वेंट की नेचर पे। जबकि डेल्टा टी बी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, डेल्टा टी बी की वैल्यू डिपेंड करती है मोलैलिटी पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशन दोबारा देखिएगा क्या था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब m जो है क्या है, मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वेट, ठीक है, बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक हो गया। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम सोल्यूट के लिए 2 लिख देते हैं और सॉल्वेंट के लिए 1। अब क्या है कि ये डेल्टा टी बी कहाँ से निकालेंगे, डेल्टा टी बी निकालेंगे हम लैंडबर्ग्स मेथड से या कॉल्ट्रेल मेथड से। के बी जो ये कांस्टेंट है हर सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। तो इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला से हम मोलर मास फाइंड कर सकते हैं, किसका, सोल्यूट का, ठीक है। ये दोबारा देखिएगा, इस फार्मूला से हम मोलर मास फाइंड कर सकते हैं सोल्यूट का, तो डेल्टा टी बी आएगा। अब ये फार्मूला देखिएगा, फार्मूला है m2 इज इक्वल टू के बी ओवर डेल्टा टी बी इंटू W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय W1, ठीक है। तो ये फार्मूला है मोलर मास फाइंड करने का ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पे एक और पॉइंट देखिएगा, अगर हमारे पास सोल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो, सोल्यूशन की मोलैलिटी क्या हो, 1 हो, तो हमारे पास फिर डेल्टा टी बी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा के बी के, ठीक है। और के बी को फाइंड करने का एक और फार्मूला है, ठीक है, ये है आर टी स्क्र ओवर 1000 इंटू एल वी, ठीक है। टी जो है ये टेम्परेचर है और जबकि एल वी क्या है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैसे निकालते हैं, निकालते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट में लिक्विड और सॉलिड ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, और इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करेंगे तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। इसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी उसमें कमी आ जाती है। अब ये ग्राफ देखिएगा, इसमें आपको 3 कर्व नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये कर्व जो है ये किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है, सॉल्वेंट। ये है सोल्यूशन की कर्व, जबकि ये वाली कर्व जो है ये किसके, सॉलिड स्टेट की कर्व है, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। तो हमने देखना है कि किस पॉइंट पे जाके जो हमारा सॉल्वेंट है और सोल्यूशन वो इस सॉलिड कर्व को मैच करते हैं, ठीक है।
सॉल्वेंट जो है वो इस पॉइंट पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड सॉल्वेंट वो फ्रीज हो रहा है, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। इसी तरह जब हम इसमें सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, वेपर प्रेशर कम होगा। अब ये जो है सोल्यूशन ये किस पॉइंट पे जाके सॉलिड जो कर्व है इसको जाके टच कर रहा है, ठीक है, तो वो है दिस वन, ठीक है। तो ये टेम्परेचर जो है ये किसके लिए होगा, ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जबकि ये किसके लिए था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है। कितना डिफरेंस है इनमें, ठीक है, जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ। अब देखिएगा कि जब भी हम किसी सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होगा, ठीक है। इसको कहते हैं क्रियोस्कोपी, क्रियोस्कोपी। अभी इसमें जो डिप्रेशन आया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा टी एफ से, और ये भी किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के। इसी तरह डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे तो के एफ लगेगा इनटू मोलैलिटी। अब के एफ क्या है, ये है मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इसे कहते हैं क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट के एफ। अब डेल्टा टी एफ तो मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, के एफ जो है ये हर सॉल्वेंट के लिए क्या होगी, इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। अब यहीं ज़रा देखिएगा हमारे पास जो है, हम फर्दर क्या करते हैं, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट से भी हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आएगा के एफ, मोलैलिटी जो है ये किसके इक्वल होती है, ठीक है, ये होती है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस फार्मूला से भी हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला से हम मोलर मास फाइंड कर सकते हैं ऑफ सोल्यूट। तो ये जो फार्मूला है ये किसके लिए है, टू डिटरमिन मोलर मास ऑफ सोल्यूट थ्रू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसको मेजर किया जाता है बैक्समैन्स थर्मामीटर मेथड, या फिर दूसरा मेथड जो है वो क्या है, रास्प मेथड, ठीक है। ये दो मेथड हैं जो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अगर हमारे पास मोलैलिटी क्या हो, 1 हो, तो फिर एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल होता है, ये मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट के इक्वल होता है, यानी डेल्टा टी एफ इक्वल होता है के एफ के। और के एफ जो है हम अगेन इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, आर टी स्क्र ओवर 1000 इंटू एल एफ। अब एल एफ क्या है, एल एफ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूल। यहाँ पे डेफिनेशन देखिएगा मोलर डिप्रेशन पॉइंट कांस्टेंट की क्या है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज एडेड टू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या था, इसका दूसरा नाम था क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब दोनों का जो है के एफ और के बी का यूनिट क्या होता है, इनका यूनिट होता है केल्विन पर मोल। अब यहाँ पे समरी देखिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ जो कि डिपेंड करती हैं किस पे, सोल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन पे, और सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने 4 पढ़ी हैं, ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर जो है ये लोअर हो जाता है जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, ठीक है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, ठीक है, ये ग्राफ आपने अच्छे से करना है। और इसका क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। और इस तरह बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम जो है ये क्या है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन है। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वांट हूफ फैक्टर, ठीक है, वांट हूफ फैक्टर। अब हमने पीछे क्या पढ़ा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए ज़रूरी है कि सोल्यूट जो है वो क्या होना चाहिए, वो नॉन डिसोसिएटेड होना चाहिए, ठीक है। उसमें सॉल्वेंट के साथ डिसोसिएशन या एसोसिएशन ना हो, ठीक है। सर्टन सोल्यूट्स विच अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन सोल्यूशन, तो ऐसे सोल्यूट जो क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके फिर मोलर मैसेज जो हैं वो एग्जैक्ट नहीं आते, एबनॉर्मल आते हैं।
हमने पीछे पढ़ा है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए हम सोल्यूट का मोलर मास डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन अगर सोल्यूट क्या होगा, सोल्यूट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, यानी जो डिसोसिएट हो जाए आइंस में, तो हमारे पास जो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मैसेज आएंगे, ठीक है। ड्यू टू दिस द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बिकम एबनॉर्मल विच कैन एक्सप्लेन, और इसको एक्सप्लेन किया है वॉन हूफ फैक्टर के जरिए, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा वॉन हूफ फैक्टर, इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू द नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या फिर क्या होगा, ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर तीसरा क्या हो सकता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और स्पीशीज डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स और स्पीशीज। तो इनको हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब वो वाले सोल्यूट जो कि डिसोसिएट हो जाते हैं आइंस में, ठीक है, उनका वॉन हूफ फैक्टर हमेशा क्या होता है, 1 से ग्रेटर होता है, 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि ये हमारे पास है फेरिक क्लोराइड है। फेरिक क्लोराइड जो है ये डिसोसिएट होकर कितने आयंस प्रोड्यूस करता है, 4 आयन प्रोड्यूस करता है। इस वजह से इसका जो वॉन हूफ फैक्टर वो क्या होगा, वो होगा 4, ठीक है। इसी तरह ये देखिएगा कि एम सल्फेट यानी जो हमारे पास है मेटल सल्फेट या मेटल नाइट्रेट हो गए, ठीक है, इस केस में हमारे पास 2 होंगे, और हैलाइड जो है MX2 की फॉर्म में हमारे पास 3 वॉन हूफ फैक्टर आएगा। यानी सोल्यूट डिसोसिएट होकर जितने आयंस प्रोड्यूस करता है उतना उसका क्या होगा, वो वॉन हूफ फैक्टर होगा। तो यहाँ ज़रा समरी देखिएगा कि डिसोसिएशन के केस में 1 से ग्रेटर होता है वॉन हूफ फैक्टर, और एसोसिएशन के केस में लेस देन 1 होता है, ठीक है। A value of Van Hoff factor for aqueous KCl solution is close to 2, while the value of ethanoic acid is in benzene is nearly 0.5, ठीक है। अब यहाँ पे KCl जो है ये तो डिसोसिएट हो जाता है, तो इस वजह से इसका वॉन हूफ फैक्टर 2 है, जबकि जो बेंजीन है तो ये इसमें क्या होता है, इसमें एसोसिएशन होती है, इस वजह से इसका जो है इथानोइक एसिड का है इन बेंजीन, एसोसिएशन की वजह से कितना है, 0.5 है। अब क्या होता है कि कुछ सोल्यूट जो है, ठीक है, वो डाइमर फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि डाइमराइजेशन ऑफ एसिड लाइक बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। तो ऐसे जो सोल्यूट हैं इनके लिए भी वॉन हूफ फैक्टर क्या होगा, 1 से लेस होगा। और वो सोल्यूट, ठीक है, जिनमें ना डिसोसिएशन होती है ना ही एसोसिएशन होती है, तो उनका वॉन हूफ फैक्टर जो है वो होता है 1, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखिएगा यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह, ठीक है। तो इनका वॉन हूफ फैक्टर क्या है, 1 है, क्योंकि ये ना एसोसिएशन होती है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वो है हमारे पास I-1 डिवाइडेड बाय N-1, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएट होने के बाद कितने आयंस प्रोड्यूस हुए हैं या कितनी स्पीशीज प्रोड्यूस हुई हैं। इसी तरह हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या है, वो ज़रा देखिएगा, वो है n इंटू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय N-1, ठीक है। अब n यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर्म्ड आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है। तो ये फार्मूलाज हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के। अब लास्ट पे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs भी आता है, ठीक है, कि पॉलीमर्स का अगर मॉलिक्यूलर मास मेजर करना है तो उसके लिए बेस्ट जो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो कौन सी है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर इज़ बेस्ट डिटरमिन्ड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है कि एक तो ये कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ठीक है, उसको हम रूम टेम्परेचर में ईज़िली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर हीट करते हैं तो इट मे पॉसिबल कि पॉलीमर की नेचर चेंज हो जाए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में ऐसा हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। दूसरा ये है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये वाहिद कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें स्लाइटली सोल्यूट चेंज होगा तो हमारे पास जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज होगी, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो इसका मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर एक बेस्ट मेथड है टू मेजर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। लास्ट पे इस चैप्टर की समरी देखिएगा, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं कि सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन की एग्जांपल जो है वो तो अलॉयज़ है, ठीक है। हेनरी लॉ जो है ये क्या करता है, डिटरमिन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मोलैरिटी फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है, डाइल्यूशन लॉ, M1 V1 इज इक्वल टू
M2V2। इसी तरह नॉर्मेलिटी के लिए क्या होगा, वो होगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इसी तरह सोडियम क्लोराइड का 0.91% सोल्यूशन जो है, ठीक है, ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है टू द ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने डिस्कस किया। यहाँ पे एक और पॉइंट है प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, प्लांट या एनिमल सेल जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। वो क्यों श्रिंक होते हैं, अगर उन्हें जो इन्वायरमेंट है मीडियम हाइपरटोनिक मिलेगा, ठीक है, और अगर हाइपोटोनिक मिलेगा तो वो क्या होंगे, वो स्वेल अप कर जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ये कब होती है, कि जब प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो, ठीक है। तो सॉल्वेंट फिर क्या करेगा, सॉल्वेंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। यानी फिर जो है मोर कंसनट्रेटेड से लो कंसनट्रेटेड की तरफ फ्लो शुरू हो जाएगा। और डीसैलिनेशन जो है सी वाटर की, सी वाटर को प्योर वाटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। और वो वाले सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कि जिनका हाई वेपर प्रेशर होता है वो ईजिली इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। क्लासेस कैलिफोर्नियम हमने इक्वेशन पढ़ी विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, ठीक है, एंड वेपर प्रेशर। अब इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं गिवन टेम्परेचर पे, अगर हमें क्या मालूम हो, किसी दूसरे प्रेशर पे हमें बॉइलिंग पॉइंट मालूम हो, ठीक है। ये इक्वेशन जो है इट इज़ यूज टू कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर व्हेन बॉइलिंग पॉइंट एट सम अदर प्रेशर इज गिवन, ठीक है। उसके बाद ये एरोसोल जो है ये सॉलिड इन गैस या लिक्विड इन गैस, ठीक है। जेल जो है लिक्विड इन सॉलिड, जबकि इमल्शन जो है लिक्विड इन लिक्विड। तो ये भी बाज़ दफ़ा MCQs में आ सकते हैं। अच्छा, ये चैप्टर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इसको भी आपने अच्छे से करना है। और इसके इसके रिलेटेड जो MCQs और न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। वो सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मज़ीद जो हैं पक्के होंगे। तो MCQs मस्ट, ठीक है, जो भी आपसे MCQs शेयर किए जाते हैं फॉर प्रैक्टिस, तो उनको ज़रूर जो है किया करें।